जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई हो आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपका मन में पहले यह सवाल करता होगा सर आप कंटिन्यू क्लास क्यों नहीं लेते हैं, है ना? तो प्यारे साथियों, मैं बता दूं आपको कि हम क्लास कंटिन्यू ही लेते हैं, बट जो है ना वीडियो जो अपलोड करते हैं उसका टाइमिंग हमारा कुछ अलग होता है। लेकिन आपसे प्रयास करेंगे कि आपका एक टाइम फिक्स कर देंगे वीडियो अपलोड करने का, ठीक है? तो चलो उस सब तो बात होते रहेगा। तो देखिए प्यारे साथियों, आपका ना बायोलॉजी का जो है आपका चैप्टर 1 जो कि आपका जयप्रगम था, दूसरा क्या था आपका श्वसन था, हो चुका है। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना? तो आपको आई बटन में आपको खोलने देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है ना? और आज जो हमारा शुरू होगा ये हमारा होगा चैप्टर 3 जिसका नाम है परिवहन। परिवहन जानेंगे क्या होता है और बहुत ही आपको बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? तो आपसे भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है, ठीक है? तो चलिए आइए क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो वीडियो को लाइक शेयर करने में आप लोग कमी मत कीजिएगा, जहां तक होगा आप शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा कि मेरा यूट्यूब फैमिली जो है ना बहुत जल्द ही बड़ा होने वाला है और जल्दी बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि आप सभी का भी प्यार सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिल रहा है। तो चलिए आज जानते हैं चैप्टर हमारा 3 है, इसका नाम क्या है? परिवहन। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न आता है सामने कि आखिर परिवहन क्या होता है ना? चैप्टर का नाम ही है परिवहन, तो पहले परिवहन का मतलब क्या होता है? तो आपको पहले मैं बता दूं कि पहला चैप्टर हमारा क्या था? जयप्रगम था, यानी कि जीवों को जीवित रहने के लिए वो खाना पीना खाता था, है नहीं? यानी कि वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का रक्षण होता है उसको हम लोग जयप्रगम कहते थे। उसके बाद हमारा क्या था? दूसरा श्वसन था। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, हमारा क्या था? श्वसन था। अब आता है हमारा परिवहन। देखिए हमारा श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिवहन हो गया, ये सभी ना जीवों को रक्षा करता है, यानी जीवों को जीवित रहने के लिए ऐसा काम करना पड़ता है, ठीक है? तो आज हम लोग जानेंगे कि परिवहन क्या होता है। देखिए परिवहन का मतलब क्या होता है साथियों, हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं ना, थोड़ा बारीकी से समझिएगा, आपको हम डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। प्लीज समझिए ध्यान से। हम लोग खाना खाते हैं ना, खाना जो खाते हैं, खाना में बहुत सारा के विटामिन कार्बोहाइड्रेट सब मिले होते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं शरीर में एक तरह का एनर्जी आ जाता है, ऊर्जा आ जाता है। जब हमारा भोजन टूटता है ना साथियों, तो भोजन में बहुत सारे के पदार्थ ऐसे होते हैं जो विटामिन के रूप में हम लोग जानते हैं, वो क्या होता है? हमारे शरीर में लगता है। जो शरीर में विटामिन लगता है ना, उसी का नाम क्या होता है? परिवहन होता है। कहने का मतलब हुआ जो हम लोग खाना खाते हैं और खाना जब टूटता है, अर्थात जो भोजन टूटता है, भोजन टूटने के बाद जो एनर्जी मिलता है, जिसका जो ऊर्जा का शरीर में परिवहन होता है, तो उसी का नाम क्या होता है? हमारा परिवहन होता है, ठीक है? चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? इसका डेफिनेशन से जानते हैं। चलिए क्या है कि परिवहन क्या होता है? देखिए उपयोगी पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचने तथा अनुपयोगी पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। यानी कि जब हम लोग खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन में जितने भी विटामिन होते हैं, जितने भी उपयोगी पदार्थ होते हैं, जितने भी हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है, वो शरीर में विटामिन के तौर पर वो लग जाता है। और उसके बाद जितना भोजन में अनुपयोगी पदार्थ बच जाता है, वो क्या होता है? हमारा रेक्टम में चला जाता है, शरीर से बाहर निकलता है टॉयलेट के माध्यम से। तो उसी का नाम क्या? परिवहन है। परिवहन का मतलब समझिए आप अच्छा से। जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मान लीजिए हम लोग इतना खाना खाते हैं तो जो पूरा शरीर में पच जाता है, कुछ तो शरीर से टॉयलेट के माध्यम से मेरा बाहर निकलता है। जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना में जो विटामिन होता है, जो विटामिन शरीर में लगता है, जो उपयोगी पदार्थ भोजन में होता है ना, जैसे विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, है ना, ये सभी जो हमारे भोजन में होते हैं, विटामिन के तौर पे होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है, वो शरीर में लग जाता है। उसके बाद जो मल के रूप में बचता है, जो अनुपयोगी पदार्थ होता है, वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिवहन करते हैं। यानी कि उपयोगी पदार्थों का शरीर में लगना और अनुपयोगी पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना, ये हमारा क्या होता है? उत्सर्जन होता है। आया बात समझ में? फिर से समझिए कि हमारे शरीर में जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन में जो उपयोगी पदार्थ होते हैं वो शरीर में लग जाते हैं। उसके बाद जो अनुपयोगी पदार्थ बचते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया हमारा परिवहन कहलाता है, ठीक है? देखिए उपयोगी पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचना, जो उपयोगी पदार्थ होता है वो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है, हर एक कोशिका में पहुंच जाता है। उसके बाद जो अनुपयोगी मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ, जो गंदा पदार्थ जो खराब बचता है मल के रूप में, वो शरीर से बाहर निकल जाता है। यानी कि उपयोगी पदार्थों का शरीर में लगना और अनुपयोगी पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना, यह प्रोसेस हमारा क्या होता है? परिवहन कहलाता है। आगे बात समझ में?
चलिए अब आगे आते हैं। तो परिवहन हमारा दो तरह का होता है। एक तो हम मानव में, गाय माल में, पशु पक्षी में परिवहन होता है। उसके बाद एक परिवहन क्या होता है हमारा पेड़ पौधा में होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है, पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, चलिए पेड़ पौधों में परिवहन, पहले आज हम लोग क्या जानेंगे कि पेड़ पौधा परिवहन कैसे करता है। पेड़ पौधा में पानी हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया, कैसे पौधे की लंबे लंबे दूर तक में, टहनी तक में पहुंच जाता है, इसके बारे में जानने वाले हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो पानी पीते हैं, फिर खाना भोजन ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से आखिर पेड़ में ऐसा क्या पाया जाता है जो कि लंबे लंबे दूर तक में जो है मिट्टी से हमारा जो है ना खनिज लवण ऊपर चला जाता है, वहां पे भोजन बनता है। जब भोजन बनता है तो भोजन जो है ना पौधे के प्रत्येक हिस्सा में पहुंच जाता है। ऐसा कौन ऐसा वहां पे बैठा हुआ है, कौन आदमी है, या फिर उसको बोल सकते हैं ऐसा कौन ऐसा चीज है जो कि पौधों को क्या करता है, भोजन पहुंचाने में, पानी पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, तो पहले जानते हैं हम लोग क्या पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है भाई, है ना। पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है, तो देखिए पेड़ पौधों में परिवहन के लिए दो चीज होता है, दो उत्तक होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ध्यान से समझिएगा, पेड़ पौधों में क्या होते हैं, दो उत्तक होते हैं, जिसका नाम क्या होता है जाइलम, और दूसरा नाम क्या होता है फ्लोएम। तो सबसे पहले जानते हैं क्या जाइलम क्या होता है। जाइलम कौन उत्तक, जाइलम उत्तक किसे कहते हैं। देखिए जाइलम जल संवाहक उत्तक है। संवाहक का मतलब होता है ढोके ले जाना, यानी कि जाइलम जो है वो जल का संवहन करता है, यानी जल को ढोके ले जाता है। कौन, जाइलम। ध्यान दीजिएगा कि जल को, यानी कि पौधों में जल पहुंचाने का, जल का मतलब पानी, वाटर है ना। पौधों में पानी जो पहुंचाता है, नीचे से पानी ऊपर जो जाता है, पौधे के प्रत्येक हिस्सा में जो पानी जाता है, या पानी लेके कौन जाता है, तो जाइलम लेके जाता है। जाइलम का काम है कि इसका सिर्फ काम क्या है, पानी को ले जाना। जैसे आप लोग देखे होंगे केटर, केटर समझते हैं, जहां पे कोई मतलब बर्थडे हो गया, कोई शादी विवाह हो गया, केटर समझते हैं, अच्छी तरह से आप लोग समझ रहे होंगे केटर के बारे में। ठीक है ना, तो कोई व्यक्ति क्या बोलता है, केटर जो होता है, कोई खाली पुड़िया बांटता है, कोई खाली पानी ही पिलाता है, कोई खाली पुलाव ही बांटता है, सबका काम अलग अलग होता है। उसी प्रकार से पेड़ पौधे में केटर के रूप में दो होते हैं, दो व्यक्ति होते हैं। व्यक्ति बोलिए, आप व्यक्ति से समझिए, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। यानी पेड़ पौधों को सहारा देने के लिए दो चीज होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम का काम फिक्स है भैया कि यह क्या करेगा, यह इसका सिर्फ काम है क्या, जल का परिवहन करना, जल का परिवहन करना। परिवहन, परिवहन का मतलब होता है ले जाना, यानी इसका काम केवल क्या है, केवल पानी ही पिलाएगा पौधों को। पौधों को पानी कौन पिलाएगा, तो जाइलम, ज से जाइलम, ज से जल। ठीक है, तो जाइलम जो है यह जल संवाहक उत्तक है, यानी कि जल का संवहन करता है कौन, जाइलम। यानी संवहन का मतलब क्या, जल को ढोके कौन ले जाता है, तो जाइलम लेके जाता है। जो जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है कौन, जाइलम। जाइलम का काम है नीचे से, जमीन से जो है ना, जड़ के माध्यम से पानी को नीचे से ऊपर ले जाता है। पानी और खनिज लवण, वही हमारा खनिज लवण जो पानी में जो होता है ना, केवल छुच्छा पानी नहीं होता है, उसमें खनिज लवण मिला हुआ रहता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग क्या करते हैं, अगर पानी ले जाते हैं ना, पौधा के जमीन में डालते हैं पानी, क्योंकि हम लोग को पता है कि नीचे पानी जमीन में डालेंगे ना तो पौधा को बैठा रहता है फल, जाइलम। जाइलम क्या करता है, हम पानी तो नीचे डालते हैं, पानी हम लोग क्या करते हैं, पानी बाल्टी बाल्टी पानी कहाँ डालते हैं, इसका जल में डालते हैं। जैसे यहाँ पे पानी डालते हैं तो फटाक से उधर से कौन आएगा, क्या आएगा, जाइलम। तो बार भाई पानी आ गया, मेरा काम तो है पानी ढोने वाला, बस जाइलम आएगा और पानी को लेकर ऊपर चल जाएगा। पौधे के प्रत्येक हिस्सा में पानी कौन ले जाएगा, जाइलम ले जाएगा। जाइलम का काम है केवल नीचे से ऊपर की ओर पानी को ले जाना, क्योंकि ऊपर में तो पानी मिलेगा नहीं, तो मिट्टी में पानी मिलेगा ना, तो नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि जाइलम में जो जल का परिवहन होता है केवल नीचे से ऊपर की ओर होता है। क्यों इसलिए होता है ऊपर, नीचे से ऊपर, क्योंकि पानी तो नीचे ही मिलता है ना, नीचे से ऊपर ही होगा ना। थोड़ी यहाँ पे ऊपर में पानी मिलेगा, क्या ऊपर में पानी मिलता है गाछ में, क्या नहीं मिलता है। जब भी हम लोग पानी का जिक्र करते हैं तो मिट्टी मिलता है ना। तो जाइलम का काम क्या होता है, जल और खनिज लवणों का पत्तियों तक पहुंचाना।
ठीक है। जाइलम क्या होता है, जाइलम का काम क्या है, नीचे से जल को ऊपर की ओर ले जाना होता है। ठीक है। जाइलम की कोशिका मृत होती है। यह देखिएगा, जाइलम की कोशिका क्या होती है, मृत होती है। इसकी गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। किससे गति, जाइलम की। याद रखिएगा, जाइलम हमेशा नीचे से ऊपर पानी को लेकर जाएगा, नीचे से ऊपर ले जाएगा बच्चों, क्योंकि पानी तो नीचे ही मिलता है ना, पानी तो नीचे से ऊपर लेकर जाएगा। तो जाइलम का काम है जल का परिवहन करना। ध्यान समझिएगा, जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, इसका काम होता है नीचे से ऊपर की ओर पानी को ढो ढो के ले जाना होता है। यानी कि जाइलम का सिर्फ एक ही काम होता है, पानी को, जल को नीचे से ऊपर की ओर पत्ते के ऊंचे लंबे लंबे पत्तियों में, मतलब लंबे लंबे वृक्षों में नीचे से ऊपर की ओर पानी कैसे चला जाता है, तो जाइलम के माध्यम से। आगे समझ में, एक बार आपको फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ देखिए, जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम है क्या, जल को नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है। यानी कि पानी का परिवहन, जल को कौन लेके जाता है, तो जाइलम लेके जाता है। यदि जाइलम नहीं होता है ना, तो वृक्ष जो लंबे लंबे वृक्ष होते हैं ना, उसमें दूर दूर तक पानी नहीं पहुंच पाता। जब पानी नहीं पहुंचेगा तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगा ही नहीं। इसलिए पेड़ पौधों में पानी ढोने का काम, जल ले जाने का काम कौन करता है, यानी कि वाटर सप्लाई कौन करता है पौधे में, तो हमारा जाइलम उत्तक करता है। आगे बात समझ में जाइलम के बारे में। और ध्यान दीजिएगा, जाइलम में हमेशा परिवहन जो होता है जल का, केवल नीचे से ऊपर होता है, ऊपर से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर में तो पानी मिलेगा नहीं ना, हमेशा जमीन से पानी लेके जाएगा, नीचे से ऊपर क्यों लेके जाएगा पानी। चलिए, अब दूसरा भैया हमारा है फ्लोएम। तो आपको पहले बता देना कि हमारे पेड़ पौधे में 2 उत्तक पाए जाते, एक जाइलम, एक फ्लोएम। अब जाइलम का काम था हमारा क्या, कि जल का परिवहन करना। अब आता है फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या होता है बच्चों, इसका काम होता है साथियों कि खाद्य पदार्थों का, यानी कि भोजन को पहुंचाना पौधे के प्रत्येक हिस्सा में। फ्लोएम संवहन मंडल का दूसरा उत्तक है। पहला तुम्हारा जाइलम था, यह हमारा दूसरा उत्तक हो गया फ्लोएम। यह खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। खाद्य पदार्थ का मतलब हो गया बच्चों भोजन। क्या हो गया जी, भोजन हो गया। तो पेड़ पौधों में जो भोजन को ले जाने का, ढोने का काम करता है, वो कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। याद रहेगा ना, फ्लोएम क्या है, फ्लोएम संवहन मंडल का दूसरा उत्तक है। इसका काम क्या है, खाद्य पदार्थों का परिवहन करना। खाद्य पदार्थ का मतलब हो गया भोजन का परिवहन करना। यानी कि आपको अपना, अगर अपना वे में आपको समझाऊं तो जाइलम का काम है पानी का वहन करना, और फ्लोएम का काम क्या है, केवल भोजन का परिवहन करना। पानी कौन पिलाएगा, तो जाइलम, और खाना कौन खिलाएगा, तो फ्लोएम। सबको खाना फैला फैला खिलाता है थरिया में। फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है ना। फ्लोएम की कोशिका क्या होती है, जीवित होती है, और जाइलम का क्या होती है, मृत होती है। फ्लोएम की गति सभी दिशाओं, यानी कि ऊपर और नीचे होती है। यानी कि फ्लोएम, प्यारे बच्चों, फ्लोएम जो है यह खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, और यह खाद्य पदार्थों को जो ना ऊपर भी लेके जा सकता है, नीचे भी आएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। नहीं, यह पेड़ पौधा में जो है ना, पौधा में खाद्य पदार्थों का परिवहन हर दिशा में होता है, लेकिन जल का परिवहन केवल नीचे से ऊपर की ओर होता है, क्योंकि नीचे से ना पानी ऊपर जाएगा, केवल एक ही दिशा में होता है। लेकिन इसमें जो भोजन बनता है, खाद्य पदार्थ जो बनता है, खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। क्योंकि जल को भोजन चाहिए, ऊपर टहनी को भोजन चाहिए, तो ऊपर भी परिवहन होगा, नीचे भी परिवहन होगा। यानी खाद्य पदार्थों का परिवहन दोनों दिशा में होता है, ऊपर की दिशा में भी होता है और नीचे की दिशा में होता है। लेकिन जाइलम में जो जल का परिवहन होता है केवल नीचे से ऊपर की ओर होता है, क्योंकि पानी तो नीचे मिलेगा ना, तो नीचे से ऊपर की ओर होगा, जमीन से ऊपर की ओर होगा। तो यहां से आप लोगों को समझ में आ गया। आपको फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार। चलिए यहां पर आपको हम समझा देते हैं। देखिए फ्लोएम के बारे में बता रहे थे आपको ना। फ्लोएम देखिए, फ्लोएम में खाद्य पदार्थ, ये सब क्या खाद्य पदार्थ है जी, भोजन है। ये सब क्या हमारा भोजन है। ये हमारा पेड़ पौधा अंदर का हिस्सा निकाल के हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे खाद्य पदार्थों का परिवहन का नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है। यानी कि पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थों का जो परिवहन होता है ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है। अर्थात बोल सकते हैं कि फ्लोएम उत्तक का काम क्या है, खाद्य पदार्थों का ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में क्या करना, संवहन करना, यानी कि भोजन को लेके जाना। तो चलिए
पहले आपको हम बता देते एक चीज, ध्यान समझिएगा। अभी हम लोग क्या पढ़े, जाइलम पढ़े जी, जाइलम। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। तो ध्यान समझिएगा, जाइलम का काम क्या था। देखिए इसका केवल जो काम था, इसका काम क्या था, जल का परिवहन करना, है ना। और इसका काम क्या था, इसका काम था क्या, भोजन, यानी कि भोजन का मतलब हो गया खाद्य पदार्थ, है ना, खाद्य पदार्थों का परिवहन करना। देखिए आपको ना, इसलिए हम यहां एक साइड में आपको समझा रहे हैं, ताकि जब इसका अंतर पढ़ाया जाएगा ना, आपको हम पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आगे बात समझ में, जाइलम में क्या था, इसमें केवल जल का परिवहन होता है, इसमें केवल खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। खाद्य पदार्थ का मतलब क्या, भोजन हो गया, आप इसको लिख सकते हैं भोजन, ठीक है ना। दूसरा क्या था कि बच्चों, इसमें जो जल का जो परिवहन था, जल का परिवहन केवल नीचे से ऊपर की ओर हो रहा था, क्योंकि पानी तो पेड़ पौधा को जमीन में मिलता है ना, नीचे से लेकर ऊपर उड़ जाएगा। यानी कि इसमें जो ना जल का जो परिवहन था, केवल क्या था, केवल ऊपर की ओर हो रहा था, ऊपर की ओर हो रहा था। और इसमें जो खाद्य पदार्थों का परिवहन है, इसमें ऊपर भी होता था और नीचे भी होता था, है ना। इसमें खाद्य पदार्थों का परिवहन दोनों दिशा में होता है, ऊपर की दिशा में भी और नीचे की भी दिशा में। उसके बाद इसकी जो कोशिकाएं थी वह मृत थी, मृत का मतलब मरा हुआ, मृत। इसकी कोशिकाएं क्या थी, मृत थी। लेकिन फ्लोएम की जो कोशिका है वह क्या थी, जीवित थी, जीवित। चलिए अब आपको ना उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो क्लियर से, और आपको अब जो हम अंतर जो पढ़ाने वाले हैं आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप चाहे तो अंतर ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, क्या बोलेंगे, इसमें जल का परिवहन होता है, इसमें खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है, इसमें जल का परिवहन केवल नीचे से ऊपर की ओर होता है, इसमें खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशा में होता है। इसकी कोशिका मृत होती है, इसकी कोशिका जीवित होती है, बस आपका अंतर हो गया। 3 अंतर ही तो काफी है 2 नंबर के लिए। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आया कि जाइलम और फ्लोएम ऊतक में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा और आप आसानी से इसका आंसर या अंतर दे सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए अंतर में क्या है, बहुत ही सिंपल है, वेरी वेल। यहाँ देखिए ये हमारा हो गया जाइलम ऊतक, ये हमारा हो गया फ्लोएम ऊतक, क्लियर है यहाँ तक। देखिए इसकी कोशिका मृत होती है, अभी आपको बता रहे थे ना कि जाइलम की कोशिका क्या है, मृत होती है, तो इसकी कोशिका क्या होगी, तो इसकी कोशिका जीवित होती है, किसका, फ्लोएम का, ठीक है। अगला है कि इसमें जल और खनिज लवणों का परिवहन होता है, यानी कि जाइलम में केवल खनिज लवणों का यानी कि जल का परिवहन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। इसमें किसका होता है, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। उसके बाद बात करें इसमें जाइलम में, इसमें जल और खनिज लवणों का परिवहन सिर्फ ऊपर की ओर होता है ना। जाइलम में क्या होता है, जाइलम का काम है जल को पहुंचाना केवल नीचे से ऊपर की ओर होगा परिवहन, लेकिन इसमें खाद्य पदार्थों का जो परिवहन है वह ऊपर भी होगा और नीचे दोनों तरफ होता है परिवहन। उम्मीद करते हैं आप सभी को बिल्कुल याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस प्रकार होती है। तो समझेंगे इस क्वेश्चन में कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। देखिए आपको बता दूं कि यदि वाष्पोत्सर्जन क्रिया ना होती तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, सूख के खत्म हो जाते हैं। और वाष्पोत्सर्जन क्रिया में सबसे अहम भूमिका होता है जाइलम ऊतक का, क्योंकि जैसे सूर्य का प्रकाश पौधा पर पड़ता है, थोड़ा समझिएगा, यहाँ देखिए हमारा क्या ट्रांसपिरेशन है, वाष्पोत्सर्जन है। जैसे जो है ना यहाँ पे सूर्य का प्रकाश सनलाइट पड़ेगा तो पौधा में क्या होता है, पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र छिद्र होते हैं, इसको स्टोमाटा कहते हैं, स्टोमाटा का द्वार खुल जाता है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश पत्ती पर पड़ता है, पत्ती का जो द्वार होता है, स्टोमाटा होता है, वो खुल जाता है और उससे पानी निकलना शुरू हो जाता है। पानी भाप बन के निकलता है। जो पानी भाप बन के निकलता है ना,
ट्रांसपोर्टेशन होकर जो निकलता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यहाँ से पानी निकल रहा है, निकलते जाता है, पानी निकलते जाता है दिन में, उसके बाद फटाफट धाए जैसे जैसे यहाँ पे भाप बन के पानी निकलेगा, बाहर निकलेगा, भाप बन के पानी बाहर की ओर जाएगा, धाए क्या करता है, जाइलम ऊतक, कौन ऊतक, जाइलम ऊतक उस पानी को पूर्ति करता है, नीचे से ढो ढो के लेके जाता है, पानी को देता है, यानी कि सभी हिस्सा में पौधा में पानी को पहुंचाता है, कौन, जाइलम ऊतक। यदि जाइलम ऊतक मर जाए, मरने का मतलब यदि मान लो पेड़ को हम काट देंगे और जाइलम ऊतक काम करना बंद कर देगा, तो जितना इसमें पानी रहेगा उतना ही वाष्पोत्सर्जन होगा, बाकी बात यहाँ से इसका जमीन से इसका कनेक्शन तो खत्म हो गया, यानी जाइलम ऊतक काम करना बंद कर देगा, अर्थात जो आस्ते आस्ते क्या होगा, सब पानी खींच लेगा, तो पौधा क्या होगा, सूख जाता है। तो पौधा में जो तापक्रम बनाए रखता है, ताप को संतुलित जो बनाए रखता है, उसका वजह क्या है, हमारा वाष्पोत्सर्जन होता है। और इस वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका जो होता है ना, वो हमारा होता है जाइलम ऊतक। अगर जाइलम ऊतक जल का परिवहन नहीं करेगा तो यहाँ पे हमारा वेपर यानी कि भाप नहीं बनेगा, अर्थात वाष्पोत्सर्जन क्रिया नहीं हो पाएगा। देखिए वाष्पोत्सर्जन के कारण ही हमारे पेड़ पौधे क्या होते हैं, हरे भरे होते हैं। अगर वाष्पोत्सर्जन ना हो तो पेड़ पौधे हरे भरे नहीं होंगे। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन था क्या, वाष्पोत्सर्जन क्या है। देखिए आंसर है कि जल का वाष्प बनकर निकलने की प्रक्रिया को, है ना, प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं या वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यानी जल जो वाष्प बनकर वेपर बनकर जो निकलता है, देखिए आप ये जो पानी जो है, ये जो वेपर बन के निकलता है, जो भाप बन के निकलता है, वाष्प बन के निकलता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बोलता है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों के द्वारा होती है। पेड़ पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है किसके द्वारा होती है, पत्तियों के द्वारा। आपको हम समझा रहे थे ना अभी कि पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र कहते हैं। रंध्र में अस्टोमाटा पाया जाता है। जब जैसे सूर्य का प्रकाश पत्ती पर पड़ता है तो वह अस्टोमाटा का द्वार खुल जाता है और वहां से पानी निकलना शुरू हो जाता है। जो वही भाप बन के पानी जो थोड़ा थोड़ा निकलता है ना वेपर के रूप में, वही हमारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्य रूप से किसके द्वारा होती है, पत्तियों के द्वारा होती है। पत्तियों की, देखिए पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, इससे अस्टोमाटा कहा जाता है। पत्तियों के सतह जो होते हैं ना, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्टोमाटा कहते हैं। जब इस पर, है ना, इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इस पर का मतलब पत्ती पर, है ना, इस पर का मतलब पत्ती पर, जब पत्ती पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो अस्टोमाटा खुल जाता है, यानी अस्टोमाटा का जो द्वार है वो खुल जाता है। इससे जल वाष्प बनकर पत्तियों से बाहर निकलने लगता है। रात के समय अस्टोमाटा बंद हो जाता है ना। जैसे ही सूर्य का प्रकाश, देखिए पत्तियों में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसको लोग अस्टोमाटा कहते हैं। जैसे इस पर सूर्य का प्रकाश पत्ती पर पड़ता है तो अस्टोमाटा का द्वार क्या होता है, खुल जाता है। खुलता है तो वहां से पानी जो है ना वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में निकलना शुरू हो जाता है। वही मेरा क्या था, वाष्पोत्सर्जन होता है। और ध्यान दीजिएगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हमें रात में नहीं देखने के लिए मिलेगा। मतलब रात में वाष्पोत्सर्जन क्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश नहीं है, और सूर्य का प्रकाश नहीं है तो इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तभी तो अस्टोमाटा खुलेगा, तभी तो वाष्पोत्सर्जन होगा। इसलिए रात में सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है तो इस पर अस्टोमाटा नहीं खुलता है। जब अस्टोमाटा नहीं खुलता है तो जल बाहर नहीं निकलता है। सिंपल सी बात है, गेटे नहीं खुलेगा तो जल कहां से बाहर निकलेगा। आगे बात समझ में, चलिए उम्मीद करते हैं सब लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए पौधों में वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है। आखिर पेड़ पौधा में जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होता है, पेड़ पौधा में जो भाप बन के जो निकलता है ना, जो भाप निकलता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है हमारे जीवन में। बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया जो है पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के फलस्वरूप पौधों में जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचते हैं। यानी वाष्पोत्सर्जन क्रिया होता है ना, तभी दूर दूर तक पौधे में क्या होता है, खनिज लवण और पानी पहुंचता है, खाद्य पदार्थ पहुंचता है। यहां देखिए क्या लिखे हैं कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के फलस्वरूप ही पौधों में जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचता है। अगर यहाँ वाष्पोत्सर्जन क्रिया हो रहा है, यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगा इस पत्ती में, यहाँ से भाप निकलेगा, इसका मतलब वह नीचे से लेकर ऊपर तक पानी यहाँ पे पहुंच रहा है, पानी पहुंच रहा है। यानी कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया के दौरान ही
पौधे तक जो है ना, पत्तियों तक पानी लेके जाता है। कौन? जाइलम ऊतक। ठीक है, तो आगे समझ में कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जब होगा, उसी के परिणाम स्वरूप फलस्वरूप क्या होगा, पौधों में जल और खनिज लवणों का परिवहन पत्तियों तक पहुंचेगा। यानी कि पत्तियों में, देखिए ध्यान से, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के फलस्वरूप पौधों में जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचता है। यानी यह पत्ती तक अगर जल पहुंचता है, खनिज लवण पहुंचता है, तो उसका वजह क्या? वाष्पोत्सर्जन है। तब ना यहाँ से वाष्पोत्सर्जन होगा, तो इसका पानी जो यहाँ खींचेगा ऊपर, सूर्य जो खींचेगा, याद देखिए, वाष्पोत्सर्जन जो होगा ना, वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होगा, तो सूर्य क्या करेगा, इस पर पड़ेगा तो क्या होगा, इसमें वेपर बनेगा, जब भाप बन के निकलेगा तो इसका पानी जो खींच रहा है, सूर्य जो है ना, सूर्य जो है इसको भाप बना के वाष्प को खींच रहा है, जो पानी को खींच रहा है, इस पानी को पूर्ति कौन करता है? जाइलम करता है। फटाफट धा बाल्टी पानी अंदर लेके जाता है। कौन? जाइलम। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के परिणाम स्वरूप ही पौधों के लंबे पत्तियों तक, दूर दूर तक जो है ना, जल और खनिज लवण पहुंचता है। किसके द्वारा? किसके परिणाम स्वरूप? तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप। ठीक है, बोलता है कि इससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। यानी जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगा तो क्या होगा, पत्तियों तक जो ना जल लेके जाएगा। कौन? जाइलम। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से पौधों में तापक्रम संतुलन भी बना रहता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया होता है, जब होता है ना, इसमें पौधों में तापक्रम संतुलन बना रहता है। कहने मतलब जैसे इस पर टेम्परेचर पड़ता है ना, देखिए ध्यान से, तापक्रम का मतलब क्या, जैसे इस पर टेम्परेचर पड़ेगा, है ना, टेम्परेचर पड़ेगा तो क्या होगा, तो पौधा सूखना शुरू हो जाएगा। लेकिन जाइलम क्या करता है, पौधा सूखने के लिए देवे नहीं करता है, क्योंकि यह पानी इसको पहुंचाता है। जब पानी पहुंचे, इसका पानी सूर्य क्या करता है, सूर्य जो है ना, इस पानी को खींचेगा। देखिए, इस पानी को खींचेगा, जब पानी को खींचेगा तो सूर्य क्या करता है, इस पौधा का जितना भी पानी है उसको खींचने का प्रयास करता है। खींच तो लेता है, लेकिन पौधा जो है ना, पौधा में जो ऊतक होता है, इसका नाम है जाइलम, वो फटाफट क्या करता है, पानी कमी, जो जितना पानी सूर्य खींचता है ना अपने रोशनी के माध्यम से पेपर बना के, उतना पानी पहुंचा देता है। जिससे क्या होता है, पौधों का तापक्रम संतुलन रहता है। यदि मान लीजिए पौधा यहाँ से हम काट देंगे तो हमारा जाइलम ऊतक काम करना बंद कर देगा, अर्थात पानी जमीन से कनेक्शन से खत्म हो जाएगा। तो आस्ते आस्ते क्या हुआ, जितना पेड़ पौधा में पानी है उतना तो यह पेपर बना के खींचे लेगा। जब पानी खत्म हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, सूख जाएगा। यहाँ इसका तापक्रम संतुलन तो हुआ नहीं। तो जब तक पेड़ जो है ना जमीन में लगा हुआ है, तब तक इसमें जाइलम ऊतक काम करता है, तब तक इस पौधा में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया होता है और पौधा का तापक्रम संतुलन रहता है। पौधा जो ना ताप को सहन कर पाता है। किसके कारण से, तो जाइलम के कारण से। क्योंकि जितना टेम्परेचर ये मारता है, कौन, सूर्य जितना टेम्परेचर मारता है ना इसको सुखाने के लिए, उससे अधिक जो है ना यह क्या करता है, पानी उसको पहुंचाता है। तो फिर सूर्य जो है ना इसको सुखा नहीं पाता है, यानी वाष्पोत्सर्जन क्रिया होना शुरू हो जाता है। आगे समझ में। चलिए अगला हम लोग आते हैं, अब जंतुओं में परिवहन आते हैं। हम तो पेड़ पौधा परिवहन समझ गए कि पेड़ पौधा परिवहन के लिए दो ऊतक होता है, एक जाइलम होता है और एक हमारा फ्लोएम होता है। जाइलम का काम क्या है, जल का परिवहन करना, और फ्लोएम का काम क्या होता है, खाद्य पदार्थों को परिवहन करना। अब आते हम लोग जीव जंतु में, हम लोग में परिवहन कैसे होता है, ठीक है। तो हमारे परिवहन के लिए पहला हमारा रक्त होता है, हमारा रक्त में परिसंचरण होता है, रक्त हमारे शरीर में घूमता है, दौड़ता है, ठीक है ना। रक्त या रुधिर या रक्त, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड, क्या बोलते हैं जी, ब्लड कहते हैं। बोलते हैं रक्त या रुधिर एक तरह संयोजी ऊतक होता है। यह गाढ़े लाल रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। किसका, रक्त का पीएच मान जो है ना, क्योंकि रक्त हमारा क्षारीय होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है ना 7 से हमेशा अधिक होता है, और अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वह 7 से कम होता है, और उदासीन का 7 होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा जो रक्त है, जो रुधिर है, जो खून है, ब्लड है, वह क्या है, एक गाढ़े जो है ना हमारा क्षारीय द्रव होता है, जिसका जो क्षारीय द्रव अगर क्षारीय है तो क्षार है, तो यह हमारा जो है ना इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से तो अधिक ही तो होगा। क्या होगा जी, 7 से अधिक होगा हमारा, ठीक है। तो चलिए अब जो है ना हम लोग क्या करते हैं, अगला इसका जो प्रक्रिया है ना, जो रक्त का जो मुख्य घटक सब है, इनके बारे में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी बात मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।